नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 10वीं की छात्रा से छेड़छाड़ हुआ है। निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। परिजनों ने करनी विहार थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, तो आरोपी प्रिंसिपल श्रवण को गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्रा ने प्रिंसिपल पर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया है। फोटो खींचकर प्रिंसिपल छात्रा को ब्लैकमेल करता था। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 10वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुआ है। निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर ये आरोप लगे हैं और आपको बता दें आरोपी प्रिंसिपल इस वक्त गिरफ्तार भी हो चुका है। सहयोगी विष्णु शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, बेहद शर्मनाक वारदात, प्रिंसिपल ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की है, क्या कुछ अपडेट मामले पर? देखिए, पूरा जो मामला है जयपुर के करनी विहार इलाके का है। यहाँ पर रहने वाली 10वीं क्लास की जो छात्रा है वो एक निजी स्कूल में पढ़ाई करती थी। उनका आरोप है कि स्कूल के जो प्रिंसिपल है उन्होंने उस लड़की के को मतलब जो भी बहाना बना करके और अपने कमरे में ले गए, वहां उसके साथ छेड़छाड़ की। और छात्रा का परिजनों का ये भी आरोप है कि जो स्कूल प्रिंसिपल है उसने छात्रा के जो फोटो थे, आपत्तिजनक फोटो थे, वो अपने मोबाइल में खींच रखे थे और इसी को ब्लैकमेल करके वो छात्रा को धमकाता था और अपने आज कमरे में भी लेके गया और उसके साथ छेड़छाड़ की। ये पूरा जो मामला उसके परिजनों तक पहुंचा, तो परिजन स्कूल पहुंचे, जहां पर उन दोनों के बीच, स्कूल के प्रिंसिपल और परिजनों के बीच में विवाद भी हुआ, कहासुनी भी हुई। और जिसके बाद वे लोग करनी विहार थाने पहुंचे, वहां मुकदमा दर्ज करवाया गया। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी प्रिंसिपल जो श्रवण कुमार है उनको फिलहाल गिरफ्तार किया है। मुकदमा दर्ज हुआ और आरोपी सलाखों के पीछे भी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते हैं अगली खबर का। राजधानी जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। इस बीच सीएम के सलाहकार और विधायक राजकुमार शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं की अहमियत बताते हुए ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साधा। इसी दौरान राजकुमार शर्मा ने सियासी संकट की याद दिलाते हुए कांग्रेस विधायकों को प्रलोभन मिलने की बात का भी जिक्र किया और बोलते बोलते तर्क गढ़ते गढ़ते ये तक बोल गए कि इतने प्रलोभन मिलने पर तो पत्नी पति को और पति पत्नी को छोड़ते। कितने कितने प्रलोभन थे विधायकों के पास में, लेकिन आप तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के नहीं गए। आजमनाज में ऐसे प्रलोभन अगर किसी को मिल जाए तो लोग बात तो बड़े पार्टी की बात कर रहे हो, घर छोड़ के भाग जाए। आदमी लुगाई छोड़ के भाग जाए, लुगाई आदमी छोड़ के भाग जाता, प्रलोभन मिल जाए। तो जयपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान पार्टी के कई नेता सीरियस नहीं दिखे। नेताओं में अधिवेशन को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखी। सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा के साथ प्रदेश प्रभारी अजय माकन की मौजूदगी भी इन नेताओं को अधिवेशन के दौरान रोक नहीं पाई और कई नेता अधिवेशन को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गए। हालांकि अधिवेशन को बीच में छोड़कर बाहर निकलने वाले नेता के कारण पूछने पर जवाब गोलमोल देते नजर आए। वहीं बीच में उठकर जाने पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने मंच से घोषणा कर आपत्ति जताई और लोगों को अधिवेशन में बैठने को कहा। बीच में छोड़ के आ गए, ऐसी क्या वजह है? मेरे ड्राइवर का फोन आया है तो तकलीफ में है, ड्राइवर जो मिल के आता हूँ, 5 मिनट वापस आ रहा हूँ। कोई सभी नहीं, ऐसे ही कह रहे हैं, कोई लघु शंका, कोई मिलना है। सीएम साहब बैठे हैं अभी, क्या 4 घंटे का नंबर आएगा बोल रहे हैं, उसके फिर हाजिर हो जाएंगे हम बोल रहे हैं। और बहुत अच्छा चल रहा है एजुकेशन कांग्रेस का। ये अच्छा चल रहा है, फिर भी आप बाहर आए। 2-5 मिनट तो थोड़ी ठंडी हवा भी खाएं, भारी गर्म हवा भी खाएं, थोड़ा वातावरण देखा। आप लोगों से मुलाकात जो होगी इस बहाने देखो। तो कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय अधिवेशन में 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। अधिवेशन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं है और प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के साथ ही केंद्र सरकार की विफलताओं को कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाएंगे। पारित किए गए प्रस्ताव में मुख्य रूप से सरकार की योजनाओं को गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंचाना, दूसरी प्रस्ताव केंद्र की विफलता को लोगों तक पहुंचाना और तीसरा प्रस्ताव तय हुआ है बजट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगना। अधिवेशन में 2024 में केंद्र में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। प्रस्ताव पारित करके और मुख्यमंत्री जी को दिया है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता राजस्थान में जिसके बलबूते के ऊपर हम सरकार में आए हैं, वो किस तरीके का बजट चाहता है, ये विजन हमने एक प्रस्तुत किया है। और मैं
समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने खुले दिल से कहा है कि जो आपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के मुताबिक जो गाइडलाइन दी है उसी के मुताबिक हम लोग बजट प्रस्तुत करेंगे और 2 महीने बाद में हम लोग इसको 2 दिन का या 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर या अधिवेशन इस प्रकार का और रखेंगे। प्रशिक्षण शिविर तो चल ही रहे हैं सभी जिलों और ब्लॉक में। ये अधिवेशन रखेंगे जिससे नेता नहीं बोल करके और कार्यकर्ता जो ब्लॉक स्तर का है, जिलाध्यक्ष का है, जब हमारा गठन हो जाएगा तो उसके बाद में हम जो नए जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जो पदाधिकारी होंगे जिले और ब्लॉक में, उन सबसे बुला करके उनकी भावनाओं के मुताबिक सरकार काम करे और सत्ता और संगठन समन्वय के साथ में 2023 में पुनः हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएं। उधर कांग्रेस नेता और विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा के अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के पदभार संभालने के मौके पर पहुंचे सीएम गहलोत ने समाज में व्याप्त भेदभाव और छुआछूत की परंपरा की आलोचना की। मुख्यमंत्री ने भेदभाव और छुआछूत को एक कलंक बताते हुए आने वाले दिनों में एससी आयोग के संवैधानिक दर्जे के लिए केंद्र सरकार से चर्चा करने की बात कही। जहाँ तक जो अभी इन्होंने 2-3 सुझाव दिए, आप निश्चिंत रहो, उनको पहले एग्जामिन करवाएंगे कि क्या क्या संभव है, क्योंकि एससी आयोग का दर्जा हम देंगे या भारत सरकार देगी, इसको देखवा करके हम लोग उठ के फिर आगे फैसला करने की आपसे चर्चा करेंगे। जब आप अध्यक्ष बने तो नेचुरल है कि तमाम फैसले जो हैं वो आप लोगों के बात करके उसके बारे में फैसला करेंगे, आप निश्चिंत रहेंगे। क्या हो सकता है वो भी देख लेंगे कि किस प्रकार से, जहाँ तक अत्याचार की बात है, छुआछूत की बात है, ये हमारे लिए, मैं हर मीटिंग में कहता हूँ, मानवता में कलंक है। ये मानवता में कलंक है कि एक इंसान 21st सेंचुरी आ गई, विज्ञान का, तकनीकी का युग आ गया दुनिया के अंदर, इंटरनेट और मोबाइल और सब कुछ हमारे पास में है, और इस जमाने के अंदर भी अगर छुआछूत हो या भेदभाव हो, उससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, गांधी जी के नेतृत्व में, सानिध्य में, जिस पर आज़ादी मिली हम लोगों को, तब से जो संविधान की मूल भावना है वो सबको साथ लेके चलने की, समानता की, और उसको, उसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। कुछ माहौल अभी जो देश में बना है वो तनाव का है, अशांति का है, हिंसा का माहौल बन जाता है, वो चिंता हम सबको होनी चाहिए, क्योंकि क्या शांति नहीं होगी, विकास नहीं होगा। चाहे कोई समाज हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे कोई जिला हो, चाहे प्रदेश हो। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर का बीडी कल्ला के उस बयान पर पलटवार सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में भी पेपर लीक होते हैं, वहां सीबीआई जांच होती है क्या? कल्ला जी पुराने नेता हैं लेकिन उनको याद दिलाना चाहूँगी कि उनकी जवाबदेही राजस्थान की जनता के प्रति है, उनकी घोषणाएं राजस्थान की जनता के लिए है, और राजस्थान में बार बार पेपर लीक होकर और इस लीकिंग में बड़ी मछलियों का होना संशय पैदा करता है और बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ है। वो इस तरह से अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं, और अगर वो सीबीआई जांच करवाएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियों के नाम आएगा और हो सकता है बेरोजगारों को कुछ रिलीफ मिले। इस तरह के बयानबाजी राजस्थान के शिक्षा मंत्री। उधर महाराणा प्रताप को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के दिए बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बयान पर चित्तौड़गढ़ के जौहर स्मृति संस्थान और बीजेपी नेता तीखी प्रतिक्रिया देते हुए डोटासरा की मानसिकता को गलत बता रहे हैं। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने कहा कि महाराणा प्रताप का संघर्ष सत्ता के लिए नहीं बल्कि मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए था। डोटासरा को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। वहीं स्मृति संस्थान के अधिकारियों ने कहा है कि महाराणा प्रताप का संघर्ष यदि सत्ता के लिए था तो फिर नेहरू और गांधी जी ने आंदोलन किया, वो भी सत्ता के लिए था। स्मृति संस्थान के अधिकारियों और बीजेपी नेताओं ने डोटासरा से अपने बयान पर माफी मांगने की मांग की है। सत्ता का संघर्ष किसको कहते हैं शायद उनको संज्ञान में नहीं है। महाराणा प्रताप ने सत्ता के लिए नहीं, मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए अपना महल छोड़ दिया, वन में रहना उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन किसी की पराधीनता स्वीकार नहीं की। अगर उनको महलों में रहना होता, उनको सत्ता का लालच होता, तो वो
समझौता कर लेते, लेकिन उन्होंने मेवाड़ को स्वाधीनता के लिए उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया। ये महाराणा प्रताप जो लड़े थे वो सत्ता के लिए लड़े थे, और ये उनका कहना बहुत गलत है। उनकी सोच बहुत संकीर्ण है, बहुत छोटी सोच है। इसलिए मैं महाराणा प्रताप जो लड़े थे वो सत्ता के लिए नहीं लड़े थे, मेवाड़ को किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करे। महाराणा प्रताप वो शख्सियत है जिन्होंने अपने स्वाभिमान, देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगलों में निवास करना उचित समझा। उनके द्वारा ये कहना कि वो सत्ता का संघर्ष था बहुत ही गलत है। क्या जवाहरलाल नेहरू या जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में सत्तासीन हुए, क्या उनका अंग्रेजों के साथ संघर्ष सत्ता का संघर्ष था? वहीं अलका गुर्जर ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर भी निशाना साधा और कहा कि महाराणा प्रताप के देश प्रेम को सत्ता के संघर्ष बताकर डोटासरा ने उनका अपमान किया है। राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान के उस महापुरुष के बारे में ऐसी अनर्गल बयानबाजी, उनके बलिदान को, उनके देश प्रेम को सत्ता का संघर्ष कहना, इससे ज़्यादा निम्न स्तर की राजनीति और कुछ नहीं हो सकती। ये राजनीति का विषय नहीं, ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि महाराणा प्रताप की धरती पर हम रह रहे हैं, उस धरती पर। लेकिन हमें शर्म आती है कि पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान शिक्षा मंत्री की इस तरह की अनर्गल बयानबाजी है कि वो राजनीति से इतने ज़्यादा प्रेरित हो गए हैं कि हमारे महापुरुषों के बलिदान तक को वो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। अब बात खेल जगत से जुड़ी ऐसी खबर की जिसे सुन सभी भारतीयों की बाछें खिल जाएंगी। 40 साल बाद भारत आईओसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करने जा रहा है। आईओसी के 139वें सत्र के लिए बोली भारत ने जीत ली है। मुंबई को मिली आईओसी सेशन की मेजबानी। Thank you very much, President Bach, for the honor and the opportunity. Thank you to all my dear friends and colleagues in the IOC for your vote of confidence. 40 साल बाद भारत को मिली मेजबानी। Ensure you have a wonderful experience during the session. I truly believe that together we can achieve something very special. So dear friends, I look forward to having the honor of welcoming you all to Mumbai in 2023. नीता अंबानी ने जताया आईओसी का आभार। On behalf of 1.3 billion Indians, I thank you all for your faith in us, and I look forward to welcoming all of you to our great nation. मई-जून 2023 में मुंबई में आईओसी सेशन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की ये बैठक अगले साल मई-जून के महीने में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगी। 2023 में होने वाली इस वार्षिक बैठक की मेजबानी को लेकर हुए मतदान में भारत को वैध 76 मतों में से 75 वोट मिले। भारी बहुमत से मेजबानी का अधिकार जीतने के बाद आईओसी की सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने इसे भारत के लिए ऐतिहासिक पल बताया। It is truly an honor to lead the Indian delegation today and share our passion and our ambition for hosting such a prestigious Olympic event. This will be the first IOC session in India in 40 years. भारतीय प्रतिनिधि मंडल में नीता अंबानी, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA के अध्यक्ष डॉक्टर नरिंदर बत्रा, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और निशानेबाजी में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा शामिल थे। बीजिंग में चल रहे आईओसी की वार्षिक सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने वर्चुअल तरीके से आगामी बैठक की मेजबानी के लिए भारत का पक्ष रखा। I truly believe India is on the verge of creating something very special with the Olympic movement. सत्र में आईओसी के सदस्य ओलंपिक चार्टर और ओलंपिक की मेजबानी के लिए शहरों के चुनाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। साथ ही 2030 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मेजबान देश का चुनाव करना और 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए खेल शेड्यूल को तय करना इस सत्र के एजेंडे में शामिल हो सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब बात एनटीएससी में एलन के जलवे की। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा स्टेज 2 के जारी किए गए परिणामों में एलन जयपुर ने ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। एलन करियल इंस्टीट्यूट जयपुर की ओर से राजस्थान में किसी भी संस्थान से सर्वाधिक विद्यार्थियों का चयन स्कॉलरशिप के लिए हुआ है। एनटीएससी स्टेज 2 के परिणामों में एलन जयपुर के 60 विद्यार्थियों का चयन स्कॉलरशिप के लिए हुआ है। एनटीएससी की ओर से जारी परिणामों में देश भर में कुल 2033 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया है, जिसमें एलन के 604 विद्यार्थियों का चयन स्कॉलरशिप के लिए हुआ है। इसमें क्लासरूम कोचिंग के 387, वर्कशॉप के 193 और दूरस्थ शिक्षा से 24 विद्यार्थी एलन से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से एनटीएससी के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर चयनित विद्यार्थियों को 11वीं और 12वीं में प्रति माह स्कॉलरशिप 1,250 रुपए दी जाती है। ग्रेजुएशन और पीजी स्तर पर उन्हें 2,000 रुपए प्रति माह यानी सालाना 24,000 स्कॉलरशिप मिलेगी। टाइमली इंटरवल के साथ जो इनके टेस्ट पेपर्स बने हैं वो एक सबसे स्पेशल काम इनके लिए हुआ है। इसके लिए एक एक्सपर्ट टीचर्स का पूरा पैनल है जो एनटीएससी ओरिएंटेड हमारे यहाँ काम करता है। उनका काम यही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए बच्चे के अंदर क्या क्या चीजें डेवलप होनी चाहिए टाइम के रहते हुए, वो काम यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स ने किया है और उनको ग्रूम किया है। इसमें इन बच्चों के पेरेंट्स का भी बहुत रोल रहा है कि डिफरेंट ऑड सिचुएशन होने के बाद भी उन्होंने बच्चों के साथ जो बच्चे इस तरह के क्वालिफाई करते हैं उनमें पेरेंट्स का पूरा एक टाइम टेबल साथ साथ पैरेलल चला है। क्योंकि ऑनलाइन के लिए हमारे लिए भी बड़ा चैलेंज था कि कौन सा स्टूडेंट कितना कॉप अप कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसमें पेरेंट्स ने हमको बहुत सपोर्ट किया। और अब एक खबर आपको प्रेरणा देने वाली। वो पढ़ना चाहता था पर समय की मार ने उसे कम उम्र में ही काम करने पर मजबूर कर दिया, पर किस्मत कुछ और चाहती थी। आज मुकेश पखारे एक ट्रेनर और एजुकेटर की भूमिका निभा रहे हैं, वो भी एक खास मिशन के लिए। वो सैनिटेशन वर्कर्स को ट्रेन करते हैं और उन्हें सम्मान की जिंदगी जीने में उनकी मदद करके समाज में उन्हें उनकी जगह दिला रहे हैं। आइए देखते हैं मुकेश पाखरे की कहानी हमारी मिशन पानी की एक रिपोर्ट में। मेरा नाम मुकेश मोतीलाल पाकरे है। मैं मुंबई में अन्ना भाऊ साठे नगर मानकुर बस्ती में रहता हूँ। पढ़ने की बहुत इच्छा थी, परंतु घर की परिस्थिति विकट होने के कारण मैं पढ़ नहीं सका। डेली वेजेस के मैं भी काम करता था, झाड़ू खाते में जाता था, कहीं सफाई करता था। स्लम सैनिटेशन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम मुंबई में नया नया आया था। मुझे ये टीम में काम करने का मौका मिला। 20 साल मैंने खुद इस संगठन में काम किया। 2019 में जगताप साहब ने मुझे फिर बुलाया कि मुकेश कि ऐसा एक संस्था है वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज WTC, स्लम में जाके जितने भी सफाई कामगार हैं जो डेली वेजेस वाले, जिनका सरकार के साथ कोई तालमेल नहीं, रोज काम करते हैं, किधर भी साफ सफाई करते हैं, कचरा उठाते हैं, ऐसे लोगों को मैं मोबिलाइज करता था। और मोबिलाइज करके फिर पूरी उनका ट्रेनिंग लेना है 5 दिन का, जैसा मैंने लिया है। और सच में लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। हमने वर्ल्ड टॉयलेट का ट्रेनिंग लिया, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में हमने ट्रेनिंग लिया। उसमें ऐसे कितने लोग थे जो बोले सर मुझे 6,000 रुपये महीना मिलता है और सर मुझे 200 रुपया रोज़ मिलता है, वो भी रोज़ काम नहीं। फिर वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के माध्यम से हमने जो हमको सूची मिली थी उनको फिर हमने जॉब भी दिया, अच्छा उनको प्लेस भी किया। तो उसमें से बहुत सारे लोगों का लाइफ कन्वर्ट हो गई, वो अच्छे अपने जीवन जीने लगे। हमको ट्रेनिंग मिली, हमें अच्छा शिक्षा मिली सफाई कामगारों के बारे में, तो उन लोगों ने दूसरे सफाई कामगारों को लाया। तो ऐसा मुंबई शहर में हमारे कार्यक्रम हमारा चालू है। लगभग 3,500 हजार लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।